गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विजय शुक्ला सीवा आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हम लोग डिस्कस करेंगे भारत कनाडा विवाद, क्योंकि आज की न्यूज़ में चर्चा में रहा। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर भारत ने क्यों कनाडा के उच्चायुक्त जो हैं कैमरून मैके को सम्मन भेजा, तलब किया और वहाँ के एक राजनयिक ओलिवियर सिल्वेस्टर को निष्कासित कर दिया। देखिए, G20 समिट के दौरान पहले आप समझें, भारत में हाल ही में 18वां G20 समिट हुआ, जिसमें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी पार्टिसिपेट किया और उस दौरान काफ़ी गर्मजोशी के साथ मोदी जी ने स्वागत किया। ये फोटो वहीं की है और साथ ही मोदी जी ने ये भी कनाडा को कहा कि वो खालिस्तानी ग्रुप जो आतंकवादी संगठन है उसके खिलाफ कड़े एक्शन ले। और ये जो आरोप भारत के ऊपर कनाडा ने लगाया है, तो ये आरोप ही है जिसके कारण आज भारत ने वहाँ के राजनयिक को निष्कासित किया, उन्होंने भारत के राजनयिक को निष्कासित किया। तो ये आरोप समझ लें। देखिए, खालिस्तान का जो एक आतंकवादी था हरदीप सिंह निज्जर, इसकी आकस्मिक हत्या हो गई रहस्यमय तरीके से और इसका आरोप जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर लगा। देखिए, G20 सम्मेलन के दौरान जब यहाँ पे सम्मेलन हो रहा था, उसी बीच में कनाडा में खालिस्तानी जो समूह हैं वो जनमत संग्रह करा रहे थे। जनमत संग्रह जो हो रहा था वो खालिस्तान के निर्माण हेतु पंजाब सहित अन्य कुछ क्षेत्रों को मिला के खालिस्तान अलग देश की मांग ये करते रहते हैं, भारत से अलग करने की। और उसी के संबंध में जनमत संग्रह कनाडा में हो रहा था, जबकि यहाँ G20 के सम्मेलन में जस्टिन ट्रूडो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में पूरे विश्व ने देखा कि भाई, आप एक ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं और आप कहीं ना कहीं खालिस्तानी आतंकवादी संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो अपनी नाकामी है, अपनी कमियां हैं, इसे छुपाने के लिए उन्होंने उल्टा भारत के ऊपर आरोप लगा दिया कि भारत वहाँ के नागरिक जो हैं हरदीप सिंह निज्जर, जो कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स के हेड थे, उनकी हत्या के पीछे भारत की सुरक्षा एजेंसियां का हाथ है, ये आरोप लगाया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी भी नागरिक की हत्या में बाहरी देश, दूसरे देश का अगर संलिप्तता होती है तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस प्रकार के आरोप लगाया। और बता दें आपको कि भारत ने इसकी कड़ी निंदा की है, क्योंकि पहली बार है कि भारत के ऊपर पाकिस्तान के अलावा किसी देश ने ऐसा आरोप लगाया है। तो ये एक बड़ी समस्या है। फिर देखिए, भारत का विदेश मंत्रालय ये कहता है कि पीएम द्वारा, जो जस्टिन ट्रूडो है, उनके द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी और चरमपंथियों को के ऊपर से ध्यान हटाने की कोशिश के लिए ये आरोप लगाया गया है। तो कुल मिला के उनका उद्देश्य ये है कि पूरा विश्व जो एक प्रकार से उनकी छवि खालिस्तानी समर्थक की होती जा रही है, तो उससे ध्यान हटा पाएँ और भारत के ऊपर उल्टा आरोप लगा पाएँ। तो इसलिए उन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाया है। और आपको बता दें कि कनाडा ने भारतीय राजनयिक को निष्कासित किया, उसके बाद भारत ने कनाडा के एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया। खालिस्तानी आतंकवादी संगठन जो है एक चरमपंथी संगठन है, ये भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है। और जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि नए भारत में जो खालिस्तानी समूह हैं, आतंकवादी संगठन हैं, उनको समर्थन देने वालों को किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और हर एक सम्मेलन, चाहे G20 सम्मेलन हो, चाहे संघाई सम्मेलन हो, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैं, सभी में भारत आतंकवाद का पुरजोर विरोध करता रहा है। क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा, जिसका प्रभाव भारत पे भी पड़ता है। कश्मीर का जो क्षेत्र है आतंकवाद से ग्रसित है, तो इसलिए भारत ये मुद्दा उठाता रहा है। अभी हाल ही में कनाडा में जो खालिस्तानियों का सपोर्ट हो रहा है, तो उसके खिलाफ भी भारत ने ये मुद्दा उठाया था और उनसे ये आग्रह भी किया था खालिस्तानी समर्थकों के विरुद्ध वो निर्णय लें, कनाडा के प्रधानमंत्री से G20 सम्मेलन के दौरान। और भारत के रुख के बारे में बता दिया कि खालिस्तानी और आतंकवादियों के समर्थक देने वालों के खिलाफ भारत का रुख कड़ा और स्पष्ट है कि वो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उसी समय कनाडा के खालिस्तान समर्थक जनमत संग्रह कर रहे थे जब G20 में जस्टिन ट्रूडो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये उनका एक प्रकार से जनमत जो फेलियर है,
तो वो भी इनको प्रदर्शित करता है। फिर देखिए ये जो मुद्दा उठा ये इसलिए उठा क्योंकि विगत कई महीनों से 4 आतंकवादी जो हैं खालिस्तान के सपोर्टर आतंकवादी थे, हरदीप सिंह निज्जर, अवतार सिंह खांडा, परमजीत पंजवार और रिपुदमन सिंह मलिक की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और इसका लगभग ये माना जा रहा है कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा कि ये जो मौतें हुई हैं ये मौतों में भारत की सुरक्षा एजेंसियां शामिल है, क्योंकि भारत ने पहले स्पष्ट किया था जो खालिस्तानी और आतंकवादी संगठन हैं उनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो इन्हें लगता है कि ये जितनी मौतें हुई हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। देखिए आपको बता दें ये हरदीप सिंह निज्जर कौन है। ये खालिस्तान टाइगर फोर्स का हेड है और ये इसकी जो लिंक है ये ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा कई देशों में इनके लिंक हैं। इनका कार्य है पंजाब में टारगेट किलिंग कराना और उसके अलावा भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाना और लोगों को एक प्रकार से विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार करना विभिन्न एरिया में। जैसे क्या है कि पंजाबी अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, जर्मनी में है, कनाडा में है, तो इन देशों में भी खालिस्तान के खिलाफ जन समर्थन इकट्ठा करना और लोगों को बरगलाना ये इनका उद्देश्य है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर किसी साल सर्रे शहर में गुरुद्वारे जाते समय इसकी मृत्यु हो गई, गोली मार के हत्या कर दी गई। फिर अवतार सिंह खांडा की बात करें, ये अवतार सिंह खांडा वही व्यक्ति है जिसने भारत के लंदन उच्चायोग पर हमला कर दिया था, वहां से उच्चायोग से झंडे उतारे थे और इसलिए ब्रिटेन सरकार ने इसे गिरफ्तार किया था पुलिस ने। एक खालिस्तानी समर्थक है, ये बम और आईडी बनाने की ट्रेनिंग भी देता है खांडा सिख युवाओं को। अवतार सिंह खांडा वो आतंकवादी है जिसने अमृतपाल सिंह को भी तैयार किया है, ये खालिस्तानी आतंकवादी है। और अवतार सिंह खांडा के बारे में बता दें, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ है अवतार सिंह खांडा, जिसकी मौत हो गई। ये ब्लड कैंसर से ग्रसित था और अस्पताल में इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। फिर परमजीत पंजवार की बात करें तो परमजीत पंजवार वही व्यक्ति है जिन्होंने भारत के खिलाफ पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियां करता है। ये इन्होंने पासपोर्ट कार्यालय में बम ब्लास्ट किया था चंडीगढ़ में, ठीक है, 1999 में। तो ये उसका मुख्य आरोपी है परमजीत सिंह पंजवार। 6 मई को पाकिस्तान के लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई, गोली मार के हत्या कर दी गई पंजवार की। फिर रिपुदमन सिंह मलिक, ये इंडिया फ्लाइट के अपहरण मामले में, हाईजैक मामले में ये मुख्य आरोपी था। 1985 में एयर इंडिया का फ्लाइट जो है अपहरण हो गया था और उसका मास्टरमाइंड पर रिपुदमन सिंह मलिक को माना जाता था, लेकिन सबूतों के अभाव में इसे बरी कर दिया गया। 2022 में इसकी सर्रे शहर में इसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। तो इन सभी का आरोप कनाडा को लगता है कि भारत ने ही इनकी हत्या कराई, भारत की सुरक्षा एजेंसियों का इसमें हाथ है। अब हम बात करते थे भारत कनाडा के व्यापार की। भारत और कनाडा के बीच व्यापार की बात करें तो 2000 से लेकर 2023 तक लगभग $3,306 मिलियन का कुल निवेश हुआ है और भारत में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक कनाडा हो गया है, क्योंकि $3,306 मिलियन का कुल निवेश कनाडा ने भारत में किया है। एफडीआई में इसकी भागीदारी 0.5% है। 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। एफडीआई निवेश, सेवा और बुनियादी ढांचा में इसका योगदान 40% के बराबर है और 600 से अधिक कनाडाई कंपनियां भारत में उपस्थित हैं। 1000 से अधिक कनाडाई कंपनियां भारतीय बाजार में सक्रिय रूप से कारोबार कर रही हैं, जैसे कि शेयर मार्केट और अन्य जगहों पे। फिर कनाडा के बारे में और बता दें, देखिए द्विपक्षीय व्यापार में 2022-23 में $8.16 बिलियन तक पहुंच चुका है भारत कनाडा के बीच में व्यापार। भारत द्वारा कनाडा को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में फार्मास्यूटिकल है, रत्नाभूषण है, कपड़ा है, मशीनरी है और ये लगभग $4.1 बिलियन में है। उसके अलावा कनाडा द्वारा भारत को निर्यात होने वाली वस्तुओं में दालें हैं, लकड़ी है, लुगदी है, कागज है, खनन उत्पाद है जिसमें मिनरल्स हैं। और फर्स्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कनाडा का निर्यात लगभग $911 मिलियन था, जबकि कनाडा से आयात $990 मिलियन का था। तो एक बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है, भारत और कनाडा के बीच बहुत बड़े लेवल पे व्यापार होता है। तो ऐसी स्थिति में इन डिस्प्यूट्स का प्रभाव भारत कनाडा के व्यापार पे पड़ने की संभावना बहुत ही कम है। फिर रेमिटेंस की बात करें तो 2012 में कनाडा से लगभग $859.83 मिलियन का रेमिटेंस आया है, क्योंकि भारत से सबसे ज़्यादा
स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते हैं, फिर वहीं पे नौकरी कर लेते हैं और नौकरी करने के बाद अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं। फिर वहाँ टैक्सी ड्राइवर आपको मिलेंगे, छोटे छोटे काम करने वाले जितने भी वर्ग मिलेगा वो आपको होटल्स में काम करने वाले, रेस्तरां में काम करने वाले। तो ये जो वर्ग है ये कहीं ना कहीं अधिकतर भारतीय हैं, पंजाबी वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो ये भारत में बहुत सारा पैसा फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, तो रेमिटेंस के रूप में। फिर उद्योगों के अनुमानों के अनुसार कनाडा और भारत के बीच में अगर CEPA का समझौता, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता, तो इसका जो व्यापार है $6.5 बिलियन तक बढ़ जाता और 2035 तक कनाडा सकल घरेलू उत्पाद में $3.8 बिलियन से $5.1 बिलियन की अनुमानित वृद्धि होती। इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होता, जो कि CEPA की बैठक को होने वाली थी और कनाडा ने इसे अभी स्थगित कर दिया गया है। फिर कनाडाई पेंशन फंड जो है, इनका जो बोर्ड है उसका निवेश जो है 1 लाख करोड़ का भारत में है और उसने विप्रो, इन्फोसिस, सॉफ्टवेयर कंपनियां, बैंकिंग में ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, पेटीएम, जोमेटो, नायका, इन सब में भी अपने फंड निवेश करके रखे हैं और बहुत ज़्यादा इसे प्रॉफिट होता है इनसे, निवेश से। और ऐसा अनुमान है कि भारत कनाडा के बीच में जो तनाव है इससे भारत के निवेश और व्यापार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्यापार जो है व्यावसायिक विचारों से प्रेरित होता है। WTO जैसी संस्थाएं हैं, उसके अलावा डिमांड सप्लाई का नियम है और एक ओपन इकोनॉमी है, ओपन मार्केट है, ओपन बाजार है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट का कंसेप्ट है। तो ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव जो है भारत कनाडा के व्यापार पे नहीं पड़ सकता। फिर कनाडा के पेंशन फंड जो है वो भारत के बाजार में निवेश के द्वारा बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं, तो ये भी फायदेमंद है। फिर अमेरिका का रुख देखिए, अमेरिका में की जो एक थिंक टैंक है उन्होंने कहा है कि कनाडा का जो ये विवाद है उसका कोई भी एक, देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्तों पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही भारत के खिलाफ अमेरिका किसी भी प्रकार की का एक्शन लेगा। तो ये भी है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर चीन को काउंटर करना है उसे, तो उसके लिए सबसे बड़ा भागीदार होगा तो भारत होगा। तो इसलिए वो भारत को नाराज नहीं कर सकता और 2000 के बाद से भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो काफ़ी प्रगाढ़ हुए हैं और अपने उच्चतम लेवल पे हैं। तो ऐसे में वो कोई ऐसा एक्शन नहीं लेगा कि जिससे भारत अमेरिका के संबंधों पे प्रभाव पड़े, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका प्रभाव। फिर देखिए कनाडा की बात करें तो कनाडा के साथ भारत के व्यापार तो है ही, उसके अलावा स्पेस के क्षेत्र में कैनेडियन स्पेस एजेंसी और इसरो के बीच में बहुत सारे बॉन्ड्स हैं। बहुत सारे सैटेलाइट जो है कनाडा के इंडिया ने लॉन्च किए हैं। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन जो है इंडिया का व्यापारिक संगठन है, इसके माध्यम से कनाडा ने अपने सैटेलाइट लॉन्च कराए हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा भाग यहाँ पे जाता है एजुकेशंस के लिए, उसके लिए रोजगार के बड़े साधन यहाँ पे, छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए पंजाबी लोग तैयार हो जाते हैं और यहाँ कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका अगर ड्रॉबैक होगा तो एजुकेशंस पे पड़ सकता है, स्टूडेंट्स पे पड़ सकता है, वीज़ा नीति पे पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसी के प्रभाव का देखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आज वर्तमान में भारत के खिलाफ अगर कोई देश ऐसा एक्शन ले रहा है तो उसका प्रभाव उस देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ सकता है, उस देश को बाद में इसका नेगेटिव प्रभाव भोगना पड़ सकता है। तो कोई भी देश इतना कड़ा एक्शन नहीं ले सकता है भारत के खिलाफ, क्योंकि वर्तमान में पूरे विश्व की धुरी अगर कोई देश है तो वो भारत है। G20 में देख ही चुके हैं आप कि भारत ने किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय, चाहे पर्यावरण की बात हो, ठीक है, GBA उसने गठन किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस गठन किया, GBA तो अभी हाल ही में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस गठन किया। फिर रूट्स की बात करें, व्यापारिक रूट्स बनाए, IMEC, ठीक है। उसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर विरोध करना, ठीक है। ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट जो है भारत लेके आया। विकासशील देशों की अगर कोई बात करता है तो वो भारत करता है। विकासशील देशों का लीडर आप मान सकते हैं कि वर्तमान में अगर कोई है सबसे बड़ा लीडर और कोई कैपेबिलिटी है तो वो भारत के पास है। ऐसी स्थिति में कोई भी विकसित देश उनके साथ विवाद नहीं लेना चाहेगा।
चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।